Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Susti and you are watching official Good and Study Plus Pro Class 12th Business Studies. So how are you guys? I hope you are fine and doing well. So last वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट पार्ट के अंदर हमने अपना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था. आज इस वीडियो के अंदर हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं उन सभी को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को आज हम एंड करने की कोशिश करेंगे. कोशिश नहीं, एंड ही कर देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, देन शेयर ज़रूर करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर बांट देना, यानी कि जो अपने काम को नीचे वाले लेवल्स पे क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना. अब क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर, जो भी कोई मैनेजर्स होता है उसको बहुत सारे काम होते हैं. तो एक ही मैनेजर, एक ही इंडिविजुअल सारे काम को अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता. तो इसीलिए वो क्या करता है, कुछ काम, कुछ अथॉरिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नीचे वाले लेवल्स पे क्या कर देता है, वो डेलीगेट कर देता है, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. तो चलिए देखते हैं क्या होता है. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइन लॉट ऑफ वर्क. जैसे कि आप सभी को बताया कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है बहुत सारा काम करता है और जो मैनेजर है वो सारा काम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता. He divided the work among different individuals working under him according to the qualification and get the work done from them. यानी कि जो फिर क्या करते हैं, यानी मैनेजर जो है सारा काम अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए क्या करता है, वो अपने काम को नीचे वाले लेवल से, यानी कि जो इंडिविजुअल यानी जो एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उस काम को क्या कर देता है, उनमें डेलीगेट कर देता है, यानी उनमें काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. द डेलीगेटरी पासेस सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट. तो इसको वो क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सबॉर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. आफ्टर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मैनेजर ऑल्सो शेयर सम ऑफ दिस ऑथोरिटीज़. अब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी दी नहीं. इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी. एंड अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन या फिर ऑर्डर. यानी कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा क्या होनी चाहिए, हमारी इक्वल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने किसी को ऑथोरिटी ज़्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, ऑथोरिटी कम दे दी. तो इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के अंदर क्या होता है, जो मैनेजर है वो सारा काम अकेले खुद नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने काम को क्या करता है, लोगों में डेलीगेट कर देता है. और डेलीगेट भी उन लोगों के साथ करता है जो काम वो लोग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैचिंग हिज स्किल्स, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस. उस काम से जो उन लोगों के जो एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन मैच करते हैं उनके साथ वो क्या करेगा, उस काम को शेयर करेगा, डेलीगेट करेगा. और साथ ही साथ काम को डेलीगेट करने के साथ साथ उनको कुछ अथॉरिटी भी देगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा. देन यस, अब यहाँ पे ये आ गया. तो यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशन दी गई है. अ प्रोसेस ऑफ entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authorities. तो ओके, तो ये क्या कह रहा है अब, अकाउंटेबिलिटी. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी कि आंसरेबल. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल. अब ये लाइन क्या कहते हैं कि भाई मैनेजर ने अपने काम को डेलीगेट तो कर दिया, लेकिन जो अथॉरिटी होगी, जो अकाउंटेबिलिटी होगी, वो किसकी होगी, यहाँ पे हमारे मैनेजर्स की होगी. यानी कि अब ऐसे क्या होगा, अब आपको कोई, किसी टीचर ने आपको कोई वर्क दिया, फिर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, तो आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को खुद करने की बजाय अपने बहन भाई से या फिर अपने किसी फ्रेंड से कर लिया. लेकिन आपके जो बहन भाई या आपके जो कोई फ्रेंड हैं वो उस प्रोजेक्ट को या फिर उस वर्क को कंप्लीट करने में वो समर्थ नहीं रहे, यानी कि उनके उनसे वो काम कंप्लीट नहीं हुआ. तब आप मुझे ये बताइए कि जब काम तो टीचर ने आपको दिया था, प्रोजेक्ट किसको दिया था, आपको दिया था. प्रोजेक्ट किसने दिया था, टीचर को. टीचर ने आपको दिया था, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, टीचर को जवाब जो है आप कौन देगा, आप दोगे कि आपके फ्रेंड या फिर आपके बहन भाई देंगे. तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, आपकी बनती है. आंसरेबल कौन होंगे, आप होंगे, क्योंकि टीचर ने काम किसको दिया है, आपको. तो जवाब भी किसको देना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा कारण कि आपने जो ये काम है किस लिए नहीं हो पाया या फिर किस वजह से आपको जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ. तो यहाँ पे इस केस में ऐसी तरह अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, आपकी.
उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, वो मैनेजर्स की बनती है, क्योंकि मैनेजर ने क्या किया, अपने काम को डेलीगेट किया है लोगों के साथ। तो अकाउंटेबिलिटी भी किसकी बनती है, मैनेजर्स की बनती है। मैनेजर्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब देना होगा कि जो काम है वो किस वजह से नहीं हो पाया। देन अब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अभी बताया है मैंने कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। तो देखें, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू कैरिंग ऑन द वर्क सिस्टमैटिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेलीगेशन की वजह से क्या होता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब डेलीगेशन आपने क्या किया, अपने काम को डेलीगेट कर दिया है दूसरे लोगों के साथ। अब आपने दूसरे लोगों के साथ अपने काम को डेलीगेट किया है। अब मैनेजर का जो काम है, अब ये क्या है, ये है मैनेजर। देन ये क्या है, ये हमारे वर्कर्स हैं। तो मैनेजर्स का जो वर्क है ये वर्कर्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं ये भी क्या हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। मोटिवेट हो रहे हैं, इनको भी लग रहा है कि हाँ हम इस काम के लिए कैपेबल हैं, हम मैनेजर्स का काम भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो इसी वजह से ये हो गया। देन बट डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ abdictions which means accountability is absolute। लेकिन ये क्या कह रहा है कि डेलीगेशन एक प्रोसेस नहीं है कि जो अकाउंटेबिलिटी होगी इसके अंदर क्या होगी, वो एब्सोल्यूट होगी। अकाउंटेबिलिटी तो उसी इंसान की बनती है जिसका वो काम है। इट कैन नेवर बी पास और डेलीगेट। जो अकाउंटेबिलिटी है, अब आपने क्या किया, आप अपने वर्क को तो क्या कर सकते हैं, आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से डेलीगेट कर सकते हैं, डेलीगेट नहीं कर सकते। जवाबदेही इस केस में किसकी बनती है, आपकी बन सकती है। तो ये लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है इट कैन नेवर बी पास और डेलीगेट, यानी अकाउंटेबिलिटी को ना ही तो आप पास कर सकते हो ना ही डेलीगेट कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन्स अकाउंटेबल। अब यहाँ पे क्या कह रही है लाइन, देखो, आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन सबऑर्डिनेट द सुपीरियर ऑल्सो रिमेन्स अकाउंटेबल। अब यही हो गया कि आपने अपना काम को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। लेकिन इसी केस में आपकी जो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, आपकी बनती है। काम टीचर ने किसको दिया था, आपको दिया था। काम किसका पूरा नहीं हो, आपका नहीं पूरा हुआ। अब टीचर ने तो ये नहीं कहा था कि आप अपना काम अपने किसी फ्रेंड से कराइए या फिर अपने दो बहन भाई से कराइए, काम तो आपको दिया था। तो इस केस में अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, आंसर किसको देना होगा, टीचर को। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ आपको देना होगा। तो उसी तरह से इसी मैनेजर्स के साथ होता है, काम किसका था, मैनेजर का। डेलीगेट किसने किया, मैनेजर ने किया। तो वर्क तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है इस केस में, मैनेजर की ही बनती है। वो लोग उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ओके, तो इसके अंदर ये कुछ छोटा एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप इसको एक बार देख लेना, पढ़ के देख लेना, समझ आ जाएगा। ओके, देन इसके कुछ एलिमेंट है या फिर इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो हमारे डेलीगेशंस के 3 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को अच्छे से याद रख लेना। अब इन तीनों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, किसी भी इंडिविजुअल की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या वर्क को परफॉर्म करने की, ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, क्या वो डिसीजन ले सकता है। देन अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। सो आई होप तीनों का जो मीनिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है, responsibility means the work assigned to an individual. It include all the physical and mental, just wait, okay, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, sorry. It include all physical and mental activities to be performed by the individual at a particular job position, those processes of delegations being with managers passes on some of the responsibility to his subordinate, which means responsibility can be delegated. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी भी काम को परफॉर्म करने की, तो ये क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। देन जो सुपीरियर है वो जब अपने काम को डेलीगेट करता है, तो उसके साथ साथ वो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करता है, वो डेलीगेट करता है। अब इसके फीचर्स क्या है, इसका फर्स्ट फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड द ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है भाई, काम किसको मिला है, आपको मिला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, आपकी बनती है उस काम को पूरा करने की। सेकंड क्या है, इट अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन बाय हिज सुपीरियर। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या करती है, एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है किस किस के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। देन थर्ड क्या हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट विल
ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये एक क्या होता है, ये हमारी हिरार्की होती है। हिरार्की में हमेशा याद रखना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो हमारी अपवर्ड फ्लो होती है। कैसी होती है वो हमारी अपवर्ड फ्लो होती है, क्योंकि आपके टीचर ने, देखो कोई, अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखो अब स्कूल की जो ये है, स्कूल की प्रिंसिपल ने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला बच्चों से, टीचर से, कि आप अपने बच्चों से इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट, या फिर या सेव इन्वायरमेंट, सेव इन्वायरमेंट के ऊपर आप अपने बच्चों से एक प्रोजेक्ट बनवाइए। तो टीचर ने क्या करा, टीचर ने वो काम किसको दे दी, किसके, प्रिंसिपल ने किससे कहा, टीचर से। देन टीचर ने ये काम किससे कहा, अपने क्लास के स्टूडेंट से कहा। ओके, क्लास के स्टूडेंट से कहा। तो अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किसकी बनती है, अब जो टीचर्स हैं वो, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स होंगे। अगर काम पूरा नहीं हो तो उनको जवाब देना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी बनती है, स्टूडेंट्स की बनती है। उनको जो जवाब किसको देना होगा, अपने टीचर्स को देना होगा। और जो टीचर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए बनती है, प्रिंसिपल के लिए बनती है, अपने ऊपर की लेवल के लिए बनती है। और जो टीचर्स है, अगर टास्क, अगर जो ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाता है, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इस इंफॉर्मेशन को किसको प्रोवाइड करें, अपने प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करें। और अगर यहाँ पे जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो भी अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो उस टीचर्स को बताएंगे कि इस वजह से काम पूरा नहीं हो पाया, और टीचर क्या करेगा, अपने प्रिंसिपल को ये सब बात बताएगा। तो आप देख रहे हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो फ्लो है वो अपवर्ड फ्लो हो रहा है, यानी कि अपवर्ड फ्लो है। पहले स्टूडेंट्स ने किसको बताया, टीचर्स को, टीचर्स एंड देन प्रिंसिपल्स को। तो इसी तरह से होता है, इसका अपवर्ड फ्लो होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेना। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी एम्प्लॉयज नीड टू हैव सम ऑथोरिटीज़, यानी कि हर एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि उसके पास कुछ ना कुछ ऑथोरिटीज़ हो। अब क्लास के मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको इस क्लास के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कोई भी बच्चा बाहर ना जाए, शोर ना बचाए। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर मॉनिटर के पास जो है ऑथोरिटी नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है कि वो किसी बच्चे को क्या कर सके, क्लास से बाहर निकाल सके, और वो बदतमीजी कर रहा है, या किसी का जो नाम है वो बोर्ड पे लिख सके, या किसी टीचर से उसकी कंप्लेन कर सके, तो इस केस में क्या जो बच्चे हैं मॉनिटर की बात मानेंगे, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें साथ साथ देनी होती है इक्वली। So when managers are passing their responsibility to the subordinates, they are also passing some of the authority to the subordinates. जब मैनेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास करता है तो उसके साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, ऑथोरिटीज भी देता है। The delegating authority is the second step of organizing process. While sharing the authorities, manager keep in the mind that the authority matching to the responsibilities, यानी कि जो ये ज़रूरी है कि उसकी जो authorities है उसकी responsibilities से मैच करें। Then यस, सो आपको समझ में आ चुका है, यानी कि जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने किसी को जो ऑथोरिटी वो ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या दे दी, उसको कम दे दी। अब इस केस में क्या होगा, अगर किसी के पास पावर ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं, तो इस केस में वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है। ओके, देन अगर आपने किसी को ऑथोरिटी तो कम दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, तो इस केस में क्या कर सकता है, इस केस में जो हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद को बर्डन और डिमोटिवेट फील करेगा, वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवरलोड आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करेगा कि भाई मेरे पास इतना सारा काम है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पावर कुछ है नहीं कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता। तो ये हो गया। तो याद रखना कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा हमें क्या रखनी है, बिल्कुल इक्वल रखनी है। देन अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है हमारा, आंसरेबल। क्या होता है, आंसरेबल। तो ये होता है to make sure that the employees or subordinate perform the responsibility in their expected manner, यानी कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उसी मैनर में फॉलो करें जिस मैनर में वो उनको दी गई है। द अकाउंटेबिलिटी इज़ क्रिएटेड, तो वहाँ पे उनकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल। ये बात प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, एक बार इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि केस स्टडीज़ के अंदर यही लाइन ज़रूर रहेगी कि आंसरेबल कौन होगा फॉर नो एक्म्प्लिश टास्क।
The accountability means subordinate will be answerable for the non-accomplishment task, creating accountability in the third and the final step of delegation process. So इसके अंदर क्या कह रहा है कि accountability, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी इस केस में सबॉर्डिनेट की बनती है नॉन अकम्प्लिश टास्क, अगर हमारा जो कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता है। सपोज करिए मैनेजर को टॉप लेवल मैनेजमेंट में चाहे, यानी कि उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, मैनेजर को कुछ काम दिया, उन्होंने कुछ काम दिया कि वो उस काम को क्या करे, उसको पूरा कंप्लीट करे। तो क्या हुआ, तो मैनेजर क्या कर पाया, मैनेजर उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। मैनेजर जो है वो आंसरेबल है उस चीज़ के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, वो उनको बताएगा कि ये जो काम है वो किस वजह से नहीं हो पाया। ओके, देन इसके बाद क्या है हमारा, द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी को हम ना ही तो पास कर सकते हैं ना ही डेलीगेट कर सकते हैं, सिर्फ अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट टीचर ने आपको दिया था, आपके बहन भाई को या आपके फ्रेंड को नहीं दिया था, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है वहाँ पे आंसर देने की। अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आपके बनती है। टीचर तो टीचर ने काम आपको दिया तो टीचर आप ही से पूछेगी, तो उस तरह से मैनेजर के साथ होता है। देन इसके बाद है which means even after delegating responsibility and authority the managers will be accountable for non accomplishment tasks। जो मैनेजर्स है वो अकाउंटेबल होगा, वो जिम्मेदार होगा किसके लिए, उस काम के लिए। अगर वो काम किस लिए नहीं हुआ उसके लिए वो बताएगा। इफ द प्रोडक्शन मैनेजर्स इज गिवन द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 मशीन्स इन 1 मंथ, यानी कि मैनेजर्स को, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको काम दिया गया है कि आपको 1 महीने में क्या करनी है, 20 मशीन को क्या करना है, उनको प्रोड्यूस करना है। एंड ही डिवाइडेड हिज टारगेट बिटवीन 4 फोरमैन्स वर्किंग अंडर हिम। तो उसने क्या किया, उसने 4 लोगों को, यानी कि उसके जो 4 फोरमैन थे, 4 एम्प्लॉयज थे, उन्होंने उस अपने काम को क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो चारों लोग हैं, 4 यानी कि एक इंडिविजुअल क्या करेगा, 5 मशीन बनाएगा, तो 5 मशीन बनाएगा तो पूरी 20 मशीन हो जाएंगी। आप सपोज कीजिए कि एक जो एम्प्लॉयज़ था उसकी तबीयत ख़राब होगी, तो केवल वो सिर्फ 3 ही मशीन्स को क्या कर पाया, उसको वो बना पाया, 2 मशीन्स उससे नहीं बनी। अब 2 मशीन तो प्रोड्यूस नहीं हुई, तो टोटल कितनी, यानी टोटल 18 मशीन प्रोड्यूस हुई। करनी कितनी थी प्रोडक्शन मैनेजर को कितनी मशीन कंप्लीट करके देनी थी, 20, लेकिन हुई कितनी, 18। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अब आप मुझे ये बताइए कि इस केस में अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, इस एम्प्लॉयज़ की होगी जो बीमार हो गया, जो टाइम पे काम नहीं कर पाया, या फिर इस मैनेजर्स की होगी जिसको ये काम दिया था। तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है, इस मैनेजर की बनती है, क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने काम किसको दिया था, मैनेजर को दिया था, ना कि इस एम्प्लॉय को दिया था। ओके, सो आई होप आपको ये जो अकाउंटेबिलिटी है समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। यस, इसके कुछ फीचर्स है। फीचर्स क्या है हमारा, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी फाइनल आउटपुट के लिए अकाउंटेबल रहना, आंसरेबल रहना। अब फाइनल आउटपुट कैसा होता है, फाइनल आउटपुट रिलेटेड टू वर्क, कि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो काम है वो हुआ है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जवाब देना होता है। देन इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। याद रखना, अकाउंटेबिलिटी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप डेलीगेट कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। देन इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अप्लिंक्समेंट, यानी कि जो रेगुलरली जो मैनेजर से उसको फीडबैक देना पड़ता है कि कितना काम हुआ, कितना काम रह रहा है, कितना काम हो सकता है, ये सब बारे में। देन फोर्थ क्या है, इट फ्लो अपवर्ड। तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है हमारी, अपवर्ड फ्लो होती है। क्या होती है हमारी, अपवर्ड। तो देखा, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा क्या होती है हमारी, अपवर्ड फ्लो होती है। ओके, सॉरी, अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो होता है वो हमारा कैसे होता है, अपवर्ड, यानी कि ऊपरले लेवल पे हमारी आंसरेबल आंसर देना होता है कि काम हुआ है तो इतने टाइम पे हुआ है, इस वजह से हुआ है, काम हुआ है तो इतने टाइम पे नहीं हो पाया है, इस वजह से नहीं हो पाया, तो हमें क्या देना पड़ता है, आंसर देना होता है। देन इसके बाद क्या है, इसके बाद अब थोड़ा सा कंपैरिजन है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑथोरिटीज़ के बीच में। तो आइए चलिए देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में क्या क्या कंपैरिजन। फर्स्ट है मीनिंग, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि जिम्मेदारी बनती है उस इंडिविजुअल की उस काम को कंप्लीट टाइम पे पूरा करे। एंड अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबल यानी कि जवाबदेही,
उस काम के लिए जवाबदेही बनती है उस मैनेजर्स की। काम हुआ है तो उसको जवाब देना होगा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो उसको जवाब देना होगा। देन डेलीगेशन, क्या कर सकते हैं, ऑथोरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं, ऑथोरिटी को नीचे वाले लेवल्स पे हम क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। देन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैन बी फुल्ली डेलीगेटेड, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेट नहीं कर सकते। देन ओरिजिन, ओरिजिन क्या, अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। ऑथोरिटीज़ कहाँ से आती है, हमारी फॉर्मल पोजीशन से आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ से आती है, हमारी अराइजेज फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज़। ये यानी कि अगर हमने किसी को पावर दी है तो उसके साथ साथ हमें कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देनी होगी। तो इसलिए जो ऑथोरिटीज़ कहाँ से अराइजेज होती है, हमारी ऑथोरिटी से होती है। देन अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारा, अराइजेज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अराउंड, यानी कि अगर हमने किसी को, पहले हमने किसी को क्या दी, हमने पावर दी, पावर देने के बाद उसको कुछ काम दिया, कुछ काम दिया तो उसके पास अब कुछ काम दिया है तो अब उसकी भी अकाउंटेबिलिटी भी तो बनती है कि ये जो काम है उसने कंप्लीट किया है नहीं किया, तो उसका जवाब देना होता है। देन फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो जो ऑथोरिटी का जो फ्लो होता है वो हमारा अपवर्ड होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सॉरी डाउनवर्ड होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। पावर जो है टॉप लेवल से, देखो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं ऑथोरिटी। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो फ्लो होता है वो हमारा अपवर्ड होता है, ऑथोरिटी का जो रिस्पॉन्स फ्लो होता है वो हमारा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। एंड तो इसका हमारा अपवर्ड फ्लो हो गया, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कैसा होगा, हमारा अपवर्ड फ्लो, सॉरी आई एम सो सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ओके यस। तो ऑथोरिटी का जो फ्लो होगा वो हमारा डाउनवर्ड होगा, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो फ्लो होगा वो हमारा अपवर्ड होगा, देन अकाउंटेबिलिटी फ्लो अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। इसका यानी कि अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो होगा वो भी कैसा होगा, हमारा अपवर्ड होगा, ठीक है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को जवाब देना होगा अपने सुपीरियर को कि हमारा जो काम है वो किस वजह से नहीं हो पाया, और हुआ है तो किस वजह से हो पाया, ओके। देन रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज, ठीक है। द फर्स्ट इज authority is delegated, responsibilities assumed and accountability is imposed. then second क्या, responsibilities drive from the authority, जो responsibilities of किससे drive होते हैं, हमारी authority से। then accomplish drive from the responsibilities। तो एक तीनों एलिमेंट है, responsibility, authority and accountability। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ चुके होंगे और इसका जो कंपेरिजन है वो भी आप समझ चुके हैं। देन इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कुछ डेलीगेशंस की इंपॉर्टेंस देखिए, यानी कि अगर हम अपने काम को डेलीगेट करेंगे नीचे वाले दो लेवल पे, अगर दो लोगों के साथ, दो पार्टीज़ के साथ अगर हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर डेलीगेट करेंगे तो उससे क्या होगा, तो क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। यानी कि अगर हम अपने काम को अपने से कम क्वालिफाई लोगों के साथ डेलीगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग, जो लोग हैं, खुद को इफेक्टिव समझेंगे, जो मैनेजमेंट है वो तो अच्छा होगा। जो यानी कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या वर्क आ रहा है, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यस। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि अब मैनेजर्स को क्या दिया था, मैनेजर्स को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है मैनेजर को काम दिया कि भाई आपको जो है क्या करनी है, आपको 100 मशीन जो है प्रोड्यूस करनी है, कितने मंथ में, सिर्फ 2 मंथ में, ठीक है, मान लेते हैं ये उसको एक टास्क मिला और मैनेजर्स को ये मशीन्स कंप्लीट करनी हो। उसके साथ साथ उसको क्या करना हो, उसके साथ साथ उसको ये भी देखना है कि उसकी जो सेल्स हैं वो क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इस केस में क्या करेगा, जो मैनेजर है उसके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना। तो मैनेजर्स क्या करेगा, अपने उस काम पे ज़्यादा ध्यान देगा, उस काम पे ज़्यादा फोकस करेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो काम उसके लिए ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस काम को क्या कर देगा, वो डेलीगेट कर देगा। तो उसी तरह से क्या होगा, अब मान लेते हैं आपके टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया, तो आपको प्रोजेक्ट दिया है और उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट भी दिया है, उसके साथ साथ आपको ये भी दिया है कि भाई जो आपका, मान लेते हैं आपको एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, साथ साथ आपको एग्ज़ाम भी देना है, साथ साथ आपका एक कल, यानी कि आज आपको प्रोजेक्ट भी करना है और आपका एग्ज़ाम भी है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका एग्ज़ाम। प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो प्रोजेक्ट है वो अपने फ्रेंड्स या अपने बहन भाई से बनवा सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो खुद ही देना होगा। तो इसी तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी कि जो काम सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, जो मैनेजर से सिर्फ उसी काम पर फोकस करेगा। जो उसके लिए इतना वैल्यूएबल, इतना एफिशिएंट नहीं है, उस काम को क्या कर देगा, वो डेलीगेट कर देगा। तो उस वजह से जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
देख लेते हैं। इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर passes routine work to the subordinates so they can the free from the concentrated on the other important matters. The main job of the workers is to be assigned work effectively, and by the delegating the authorities and responsibilities managers can get the work done effectively efficiently from the subordinates. तो यही है इसके अंदर कि जो मैनेजर है अपने मेन काम पर फोकस करेगा, जो उसके काम जो काम इतना इंपॉर्टेंट या इतना इफेक्टिव नहीं है उस काम को क्या कर देगा, वो डेलीगेट कर देगा। तो उससे क्या होगा, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, सेकंड क्या हमारा है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर जो मैनेजर है अपने लेवल का काम अपने नीचे के एम्प्लॉयज से काम करवाएगा तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स हैं, उनकी जो मैनेजर स्किल्स है वो क्या होंगी, उनकी डेवलप होंगी। देन सेकंड क्या हमारा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब अपना जो यानी जो मैनेजर है वो अपना काम यानी कि अपना इतना सारा काम, इतना हाई लेवल का जो काम है वो नीचे अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज़ का भी मोटिवेशन मिलेगा कि उनको भी लगेगा कि भाई हाँ हम इस काबिल हैं कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं, तो खुद में क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे। अब मान लीजिए कि जैसे कि स्कूल के अंदर होता है कि कभी कभी क्या टीचर क्या करता है, मॉनिटर से क्या कर लेता है, कॉपी चेक करवा लेता है या उससे जो टेस्ट है वो टेस्ट लेने के लिए बोल देता है बच्चों से। तो कहीं ना कहीं जो मॉनिटर है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहा है, उसको भी लग रहा है कि भाई वो भी सोचता है कि भाई हाँ मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि मैं कॉपी चेक कर सकता हूँ बच्चों की, मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि मैं जो है क्लास के बच्चों का टेस्ट ले सकता हूँ। कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होता है। देन फोर्थ क्या हमारा, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो उससे क्या हो गया, अब आपने क्या करा, अपने काम को डेलीगेट कर दिया, तो उसके उससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ की जो मैनेजरल स्किल्स हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो क्या हो रही है, उनकी इंप्रूव हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो तैयार हो रहे हैं मैनेजर्स के वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशंस व्हेन द मैनेजर्स आर पासिंग द responsibilities and authorities to the subordinate, they keep in the mind the qualification capabilities of the subordinates. This lead of division of work and specialization is very important for organizational growth। तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को फर्दर जो है लोगों के बीच में डिवाइड करते रहोगे, डिस्ट्रीब्यूट करते रहोगे, डेलीगेट करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं एक दिन उस काम के अंदर क्या हो जाएंगे, वो स्पेशलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स। देन फिफ्थ क्या है हमारा, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट किसके ऊपर चलता है, प्रॉपर हिरार्की के अंदर चलता है। किसी भी जॉब का या किसी भी वर्क का जो फ्लो होगा वो प्रॉपर एक हिरार्की के अंदर होगा। देन बेटर कोऑर्डिनेशंस होगा, मैनेजर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या होगा, एक सिस्टमैटिक वर्किंग होगी और उसके साथ साथ क्या होगी, उस हमारा बेटर कोऑर्डिनेशंस होगा, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। देन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स का जो है, अब मैनेजर्स क्या करेगा, अपने मेन काम पे फोकस कर पाएगा। जो काम इतना वैल्यूएबल, इतना एफिशिएंट नहीं है, उस काम को क्या कर रहा है, वो डेलीगेट कर रहा है। और वो उसको डेलीगेट कर रहा है तो जो वर्कलोड है मैनेजर्स का वो क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है, और साथ साथ वो अपने एफिशिएंट और वैल्यूएबल काम भी क्या कर पा रहा है, वो उस पर फोकस कर पा रहा है। सो ये उसकी किससे या उसके कुछ इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन के। आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। देन ये डिफरेंस है हमारे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डेलीगेशंस के अंदर क्या, डेलीगेशंस के अंदर लिमिटेड स्कोप होते हैं, किसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसके अंदर वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सिग्निफिकेंट स्टेटस क्या है इसका, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन बट इज अ रूटीन फंक्शन। डेलीगेशन क्या है, एक हमारा रूटीन फंक्शन है, और रूटीन फंक्शन है यानी कि हर डे जो है मैं जिसको कुछ ना कुछ अपना काम डेलीगेट करना होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का एक मोर एफिशिएंट है, क्योंकि वन टाइम डिसीजन एंड इट इज पॉलिसी लेकर, यानी कि हम अपने एक बार पॉलिसी बनाएंगे और ये वन टाइम होता है कि अपने काम को किसी को भी सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में डिसेंट्रलाइजेशन करना। याद रखना जो डेलीगेशन होता है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच में होता है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फ्रीडम के अंदर आता है, 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनको क्या मिलता है, थोड़ी कम फ्रीडम मिलती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो मैनेजर्स है वो सबके ऊपर फोकस नहीं कर सकता, जो फ्रीडम के होती है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। स्कोप क्या है इसके अंदर, नैरो स्कोप, इसके अंदर वाइडर स्कोप है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके अंदर हर मैनेजर्स की, सिर्फ एक एवरी मैनेजर्स की बनती है, और इसके अंदर होता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके यानी कि हर लेवल पे सब जितने भी मैनेजर्स हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि काम हुआ क्यों नहीं हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इस सब की। और इसके अंदर किसकी बनती है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि काम हुआ तो क्यों नहीं हुआ।
ठीक है। तो ये हो गए। द पर्पज इस क्या है इसके कि जो मैं जिसका जो वर्कलोड है उसको कम करना है। इसका क्या है तो इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट गिविंग द मोर एनाटॉमी, यानी कि इसका जो पर्पज़ है कि जो एम्प्लॉयज़ का जो मैनेजर्स का जो वर्कलोड है उसको कम करना, और इसके अंदर क्या करना, जो रोल है मैनेजर्स का उसको क्या करना, इंक्रीज करना। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। देन क्या हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आता है। तो हमारा इस वीडियो का, इस चैप्टर का आज का हमारा लास्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कुछ पावर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है वो सारी ही ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं करते, वो कुछ ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने पास ही रखते हैं। तो जो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पास रखते हैं उसको हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं, जिसको डेलीगेट कर देते हैं उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बैंक से पैसा निकालने की जो अथॉरिटीज़ है या फिर जो चेक पे साइन करने की जो पावर है वो किसी भी एम्प्लॉयज़ को या किसी भी मैनेजर्स को नहीं देंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज़ या स्ट्रेटेजीज़ बनाने की जो जिम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो अथॉरिटी है वो किसी भी के साथ डेलीगेट नहीं करेंगे। तो वो क्या है, हमारा सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ यूज द पॉलिसीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को ही क्या करती है, यूज़ करती है। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटीज इन फ्यू हैंड, यानी कि अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिर्फ कुछ ही हाथों में देना, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में देना। एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज इन हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसीज बनाती है, किसी भी चेक पे साइन करना है, तो वो जो पावर है, वो जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में रहेगी, वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होगी। देन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है can be defined as the even and systematic distribution of authorities at every level of management। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, यानी कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर लेवल पे होता है, ठीक है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉयज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर इन द अथॉरिटीज़, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर एम्प्लॉयज जो है डिफरेंट लेवल पे काम करता है और इसी के लेवल के अकॉर्डिंग उसको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द पॉलिसी मैटर एंड मैनेजर्स प्लान्स इज एडवांस whether it's go the centralized or decentralized policies। समटाइम्स कंपनी फॉलो आ मिक्स्ड पॉलिसीज ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज, कभी कभी क्या होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिक्स पॉलिसीज को फॉलो करते हैं कि भाई थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन भी होगी, डिसेंट्रलाइजेशन भी होगी। दे कीप द इंपॉर्टेंट मैटर सच एज अ फाइनेंशियल डिसीजन हो गया, सच डिसीजंस वेदर द टॉप लेवल मैनेजमेंट only the shares common decisions with the working in the different level generally and organizations can never be completely centralized or decentralizations। तो बेसिकली इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर बताया गया कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो मिक्स्ड पॉलिसीज को फॉलो करती है, यानी सभी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड भी होगी और डिसेंट्रलाइज भी होगी, यानी कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा कि किस फाइनेंशियल डिसीजन लेना, पॉलिसीज़ बनाना, किसी भी स्ट्रेटजीज को फॉलो कराना या फिर किसी भी चेक पे साइन कराना, कैपिटल का अरेंजमेंट करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये सभी जो होंगे ये सभी किसी के अंडर में आएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं वो ये सब जो काम ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, किसी के साथ भी वो डेलीगेट नहीं करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो और भी कैसे प्लान जो है किस तरह से फॉलो करवाना है, अपने टास्क को किस तरह से कंप्लीट कराना है, ये जो कुछ छोटे छोटे मोटे टास्क दे दिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाए, तो ये क्या होते हैं हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर हम अपना जो टास्क है उसको करते हैं, लोगों के साथ डेलीगेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, देन इसका एक छोटा सा डिफरेंस है, इसको भी देख लेते हैं। मीनिंग, अब मीनिंग क्या है, सेंट्रलाइजेशन इट रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट अ हाई लेवल ओनली, यानी कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर हमारी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं केवल हाई लेवल के हाथ में होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होते हैं एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हमारी जो अथॉरिटी और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर लेवल पे होता है, ठीक है। 3 लेवल होता है, मिडल, टॉप, मिडल एंड लोअर, तीनों लेवल पे ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल,
Top management retains maximum authority. The authority will middle and lower management is low. यानी कि जो सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑथोरिटी है, जो पावर लेने यानी डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके हाथ में होगी, हमारे सेंट्रलाइज्ड यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगी। और जो कुछ ऑथोरिटीज छोटे मोटे काम करने की या छोटे मोटे डिसीजन लेने की किसके अंदर होगी, किसके लेवल में होगी, हमारे लोअर या फिर मिडिल लेवल में। ठीक है, हाई किसके हाथ में होगी, हमारे टॉप के, और लो किसके हाथ में होगी, हमारे मिडिल या लोअर के में। द ऑथोरिटी इज सिस्टमैटिक डिराइव्ड अवेलेबल, जो ऑथोरिटी है वो सिस्टमैटिकली क्या होगी, हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। देन सुटेबल किसके लिए, यानी कि इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल एंड स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस। तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन बेनिफिशियल है, उन ऑर्गेनाइजेशन का जिनका जो स्केल है बहुत ज़्यादा छोटा है। एंड देन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लार्ज स्केल्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। देन फ्रीडम ऑफ एक्शन यानी कि जो है द मैनेजर हैज़ लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, मैनेजर्स को कम फ्रीडम दी जाती है किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए, किसी भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होते हैं मैनेजर्स को फुल क्या दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी, जितने मैंने इसके अंदर टॉपिक कवर कराए होंगे आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुए तो प्लीज़ एक बार वीडियो का रिकैप जरूर ले लें, और साथ ही साथ अपनी बुक से रीडिंग जरूर लगा लें, क्योंकि जब तक आप बुक से रीडिंग नहीं लगाएंगे, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक बार बुक से रीडिंग लगा लेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको जो सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर नोट डाउन करें। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ा। तो आइए, ओके ओके यस, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है हमने ये देख लिया। एंड देन अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, तीनों एलिमेंट्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। देन इसके फीचर्स होते हैं, इनका हमने डिफरेंस भी देख लिया, इसके इंपॉर्टेंस के जितने पॉइंट है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसका डिफरेंस भी देख लिया। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है ये भी समझ लिया, इसका डिफरेंस भी देख लिया। सो आज की जो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। तो फाइनली गाइस, फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। सो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब से हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लानिंग हो चुका है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग हो चुका है, अब हम अपने स्टाफिंग के ऊपर आएंगे, स्टाफिंग को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends, with your classmates. Bye bye and see you soon in the next video.